अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर नंबर 15 का नेम है इनहेरिटेंस यानी विरासत। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सारा कुछ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, ये सारा इसके बारे में जो डिटेल है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या क्या किया, स्पेशली मेंडल ने क्या किया जो अपने लास्ट पेश किए। सारा छोटा सा चैप्टर जो है जेनेटिक्स के इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स क्या है। 9th क्लास में जब हमने स्टार्ट किया था बायो को, तो वहाँ पर हमने ब्रांचेज में पढ़ा था जेनेटिक्स क्या होती है। स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स को स्टडी करना एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। जीन्स की स्टडी और उनका इनहेरिटेंस में, विरासत में रोल क्या है। जब ये हम स्टडी करते हैं तो इसे कहते हैं जेनेटिक्स। अब इनहेरिटेंस क्या है, विरासत से क्या मुराद है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना एक जगह से दूसरी जगह या एक जानदार से दूसरे जानदार में। ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर। एक जानदार से दूसरे जानदार में जब डिफरेंट कैरेक्टर्स मुंतकिल हो रहे होते हैं तो इसको हम कह रहे हैं ये क्या हो रही है, ये इनहेरिटेंस है, ये विरासत है। जैसे आम ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ों का, जायदाद का एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होना इनहेरिटेंस कहलाता है। तो बायो में जानदारों की विरासत क्या है, उनके अंदर मुख्तलिफ़ करैक्टरिस्टिक्स। ये करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इन करैक्टरिस्टिक्स को कहते हैं ट्रेड्स। जो करैक्टर्स हैं इनके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? ये करैक्टर्स क्या हैं हमारे पास? ट्रेड्स। तो ट्रेड्स क्या हुए फिर? डिफरेंट करैक्टर्स। आम जुबान में हम उन्हें कह रहे हैं मुख्तलिफ करैक्टर्स, और साइंटिफिक टर्म में क्या यूज़ होगा? ट्रेड्स। जैसे कि कौन कौन से करैक्टर्स हैं? किसी की हाइट, वेट, इंटेलिजेंस वगैरह, जहानत, ये सब क्या हैं? ये इनहेरिटेंस के बाद ये मिले हैं। ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, हम इनको कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं, ट्रेड्स भी कह सकते हैं। इन ट्रेड्स का इस तरह से और भी मुख्तलिफ ट्रेड्स होते हैं। तो ये हमने फॉर एग्जांपल 2-3 देखे। इन ट्रेड्स का एक जानदार से दूसरे जानदार में जाना, पेरेंट से अगली जनरेशन में जाने का जो अमल है उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। और इस इनहेरिटेंस और जीन्स की स्टडी को जब हम ये सारा स्टडी कर रहे हैं तो इसे कहते हैं जेनेटिक्स। उसके बाद आगे हर जानदार में हमें पता है कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म के पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये भी पेयर्स की शक्ल में होते हैं, इन पेयर फॉर्म। तो जो एक पेयर के क्रोमोसोम्स हैं उन्हें कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इधर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये डिफरेंट पेयर्स हैं, उनमें ये क्रोमोसोम्स हैं। ये एक पेयर है, ये कोई और जगह पर पेयर है, ये कोई और पेयर है। तो क्रोमोसोम्स इस तरह से पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन की एग्जांपल लें, इंसान में टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। पेयर्स कितने बनेंगे उसके? 23 पेयर्स हैं। 23 हैं हर पेयर के अंदर। फॉर एग्जांपल कि एक पेयर में जो 2 क्रोमोसोम हैं, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या कहला रहे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इन्हें कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और इस पेयर का कोई भी क्रोमोसोम इस पेयर के क्रोमोसोम के लिए क्या होंगे? नॉन होमोलोगस। तो ये जो क्रोमोसोम के पेयर्स हैं, एक जानदार में एक पेयर में मौजूद जो क्रोमोसोम्स हैं आपस में, वो क्या कहलाते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। ह्यूमन में हमने एग्जाम्पल पढ़ ली कि 46 टोटल होते हैं। पेयर्स में कितने होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर्स हैं? 23।
उसके बाद क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन हम 9th क्लास से लेकर पढ़ रहे हैं कि क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स। 9th क्लास में हम कहते थे, पढ़ा हुआ है हमने कि क्रोमैटिन क्या होता है। इस तरह से सेल में न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं हम? क्रोमैटिन। तो एक्चुअली क्रोमैटिन में होता क्या है? ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि किससे मिलकर बना है? डीएनए और प्रोटीन दोनों का बना होता है। डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। उसके बाद आगे है कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं? ये जो प्रोटीन है, ये कौन सी प्रोटीन है? इनकी भी आगे टाइप्स होती हैं। तो जो प्रोटीन है वो स्पेशली कौन सी प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स। तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है? ये अगर एक प्रोटीन है, ये कोई और प्रोटीन है डिफरेंट, दो मुख्तलिफ जगहों पर, इन प्रोटीन के ऊपर डीएनए इस तरह से रैप हुआ होता है। इस तरह से जितने भी आगे ही होंगे, तो जैसे पर्ल होते हैं उनको एक धागे में परोया होता है, ये उस तरह से नज़र आता है। ये क्या है? ये भी और ये भी, ये क्या है? प्रोटीन्स। ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। इनके ऊपर कौन लिपटा हुआ है? इनको किसने रैप किया है? ये क्या है? डीएनए। तो इस तरह से ये डीएनए और प्रोटीन, और ये एक जो इनमें से, ये एक स्ट्रक्चर जैसे, ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम। ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है। और क्रोमैटिन हमने क्या कहा कि जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो डीएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है उसको हम ओवरऑल क्रोमैटिन कहते हैं। अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियोसोम क्या है? एक प्रोटीन और उसके ऊपर जितना भी डीएनए रैप हुआ है, इन दोनों को इकट्ठे हम क्या कह रहे हैं? ये एक न्यूक्लियोसोम है। तो ये एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा, इसी तरह से आगे होंगे। इनके दरमियान में भी अगर देखा जाए, जैसे ये एक है, इन दोनों के दरमियान में भी डीएनए मौजूद है। तो दो न्यूक्लियोसोम के दरमियान में भी डीएनए प्रेजेंट होता है और उनके ऊपर भी रैप हुआ होता है। उसके बाद आके एक मॉडल पेश किया गया था डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। इस मॉडल का नाम है वाटसन क्रिक मॉडल। वाटसन क्रिक मॉडल 1953 में जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, 1953 में जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने एक मॉडल पेश किया था। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक मॉडल पेश किया डीएनए के बारे में। अब इन्होंने क्या कहा? सिंपली इन्होंने एक डायग्रामेटिकली बताया कि डीएनए कैसे होता है। जैसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, कोई दो हम थ्रेड्स जैसे लें और उनको एक दूसरे के गिर्द हेलिकल फॉर्म में इस तरह से यूँ एक दूसरे के गिर्द जा रहे हो, तो ये उन्होंने एक इनिशियल फॉर्म में डीएनए का स्ट्रक्चर बताया। उसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो उन्होंने कहा कि क्या क्या होता है इसमें। डिफरेंट स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं, एक तो होती है नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। वो बेसिस कौन कौन सी हैं? जैसे एक होती है एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थाइमीन। ये चार डिफरेंट बेसिस हैं, इनको कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस हैं इस डीएनए के स्ट्रक्चर में, और फॉस्फेट, और कार्बोहाइड्रेट, राइबोस शुगर जो है ये वो भी इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये तीन मेन स्ट्रक्चर है, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस इसमें प्रेजेंट होती है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो किस तरह से, और इसके अलावा यहाँ पर हम ये भी देखेंगे जो चारों बेसिस हैं ये एक दूसरे के साथ पेयर बना लेती हैं। जैसे एडेनिन पेयर बनाएगी थाइमीन के साथ, एडेनिन पेयर बनाती है थाइमीन के साथ, और इन दोनों के दरमियान क्या होता है? डबल बॉन्ड। इस तरह से गवानीन बनाती है साइटोसिन के साथ हमेशा पेयर,
और इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट होते हैं? ट्रिपल। तो गवानीन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना रही है लेकिन उनमें ट्रिपल बॉन्ड है। एडनिन और थाइमीन के दरमियान क्या है? डबल बॉन्ड है। अब इनका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो सेंटर में क्या मौजूद होती हैं? नाइट्रोजनस बेसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से दूसरी तरफ ये मौजूद है। कुछ इस तरह से ये इनके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं इनको हम डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं। ये हमने नाइट्रोजनस बेसिस का डबल बॉन्ड शो किया। इसका मतलब ये क्या है? एडेनिन और थाइमीन। एक तरफ एडेनिन है और थाइमीन, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड है। इस तरह से अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इनके दरमियान हम शो कर देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड किसको शो कर रहा है कि इनमें क्या मौजूद है? कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस हैं? गवानीन और साइटोसिन। अब इनके साथ और क्या क्या अटैच होता है? इनके साथ फॉस्फेट और शुगर वगैरह भी प्रेजेंट होती हैं। ये है शुगर, 5 कार्बन शुगर। सिमिलरली दूसरी तरफ ये पूरा स्ट्रक्चर है, मैं सिर्फ ये दो ही बनाए हैं ताकि पता चले कि दरमियान में क्या क्या है। इधर भी ये आ गई शुगर, राइबोस शुगर, और इस तरफ भी राइबोस शुगर। तो सबसे सेंटर में है ये दोनों नाइट्रोजनस बेसिस दोनों तरफ, और इनके साथ बाहर की तरफ कौन अटैच है? ये शुगर, 5 कार्बन शुगर। और इनके भी साथ और बाहर क्या होते हैं? फॉस्फेट अटैच होते हैं। तो ये दोनों तरफ नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर एंड फॉस्फेट, ये दोनों मौजूद, तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। और सेंटर में क्या है? ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। ये शो कर रहे हैं कि एक हमने एडेनिन और थाइमीन है और दूसरी क्या है? गवानीन और साइटोसिन। तो ये इसका जो मेन जो स्ट्रक्चर है वो ये इस तरह से है। ये तीनों चीज़ें जिसमें प्रेजेंट होती हैं वो हमने ड्रॉ करके इस तरह सारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, बाकी आगे फिर इसी तरह ड्रॉ करते जाएंगे। एडेनिन थाइमीन के साथ, गवानीन साइटोसिन के साथ ये पेयर बनाती जाती हैं। उसके बाद डीएनए डुप्लीकेट कैसे करता है? और डीएनए क्या है? डीएनए का हम सारा पढ़ रहे हैं। डीएनए असल में एक्चुअली डीएनए ही विरासती मटीरियल है। डीएनए के पास ही इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि उसने कैसी प्रोटीन बनानी है। तो अगर इस डीएनए ने, जो आमतौर पर देखा जाए तो इस शक्ल में नज़र आता है, लेकिन इसका अगर सारा केमिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये इस तरह से इसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अगर देखा जाए कि डीएनए की डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कैसे होगी, तो ये है हमारे पास पेरेंट डीएनए के पेरेंट स्ट्रैंड्स। अब ये जो पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं, जब इन्होंने डुप्लीकेट करना है या रेप्लिकेट करना है तो ये क्या कर जाते हैं? इस तरह से अनबाउंड हो जाते हैं एक दूसरे से। जैसे जिप को खोलते हैं उस तरह से एक दूसरे से दूर खुल जाते हैं। इनके साथ फर्दर और बाहर से एक साइड के इनके पास ये मौजूद है, ये सारा स्ट्रक्चर, और एक साइड का ये नया बाहर से लेकर
प्रोटीन को इस्तेमाल करते हुए ये दोनों नई अपनी नाइट्रोजनस बेसिस और ये सारा कुछ अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से इनके साथ पेरेंट स्ट्रैंड से आगे जो नए स्ट्रैंड्स आगे इस तरह से बनना शुरू हो जाते हैं। ये तो पेरेंट स्ट्रैंड था, इसके साथ एक नई कॉपी तैयार होगी। तो एक डीएनए से आगे क्या बन गए हैं, जो पेरेंट डीएनए है, पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं, उनको टेम्पलेट स्ट्रैंड्स भी कहते हैं। तो इन टेम्पलेट स्ट्रैंड से आगे दो फर्दर डीएनए की कॉपीज़ तैयार होगी। तो इस तरह से होती है डीएनए की डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। जेनेटिक्स वगैरह पढ़ा, ये सारी चीज़ें तो स्टार्ट में वही थी जो हमने पुरानी 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जेनेटिक्स क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या है, करैक्टर्स या ट्रेड्स क्या होते हैं। ट्रेड्स का वर्ड यहाँ पर एक नया था, ये आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा। तो ट्रेड्स क्या है, डिफरेंट करैक्टर्स हैं। उसके बाद हमने सारा ये इंट्रोडक्शन में ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोसोम, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर मेन जो क्वेश्चन है यहाँ पर वाटसन क्रिक मॉडल। ये चैप्टर में से पेयरिंग में लॉन्ग क्वेश्चन आता तो नहीं है जो मौजूदा पेयरिंग है, लेकिन ये वैसे लॉन्ग क्वेश्चन है। वाटसन क्रिक मॉडल, वाटसन और क्रिक ने मॉडल एक प्रेजेंट किया डीएनए के लिए, और सारा मॉडल हमने देखा उन्होंने क्या क्या बताया। उसके बाद डीएनए डुप्लीकेट कैसे करता है।